बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद की। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया। सूबाई वज़राए आला की भी वफाकी काबीना के फैसले की तायद। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का भी फैसला। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। तवानाई पॉलिसी लागू की जाए, इंपोर्टेड फ्यूल बिल को भी कम किया जाएगा। इंपोर्टेड फ्यूल बिल को भी कम किया जाएगा। NEC की फेडरल फील्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़राए आला की भी वफाकी काबीना के फैसले की तायद। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का भी फैसला हुआ है। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया। तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी, इंपोर्टेड फ्यूल बिल को भी कम किया जाएगा। NEC की फेडरल फील्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया है। तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी, इंपोर्टेड फ्यूल बिल को भी कम किया जाएगा। NEC की फेडरल फील्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं सूबाई वज़राए आला की भी जानिब से वफाकी काबीना के फैसले की तायद की गई। मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला किया गया। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर भी अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। तवानाई पॉलिसी लागू की जाएगी। NEC को फेडरल फील्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अहमद साह से। जी अहमद, मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। क्या नाम ही गलत लेते हैं क्या बंदा ने। आपको बता रहे हैं कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। पुराने बिल की जगह LED लाइट्स लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया। आपको बता रहे हैं कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़राए आला की भी वफाकी काबीना के फैसले की तायद। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का भी फैसला किया गया है। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने का भी फैसला किया गया। तवानाई पॉलिसी लागू की जाए, इंपोर्टेड फ्यूल बिल को भी कम किया जाए। NEC की फेडरल फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई है। दूसरी जानिब सनतकारों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर 30 अरब रुपए सेल्स टैक्स रिफंड की मद में मंजूर कर लिए। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट। बजट से पहले हुकूमत का एहसन इकदाम, सनतकारों को खुशखबरी सुना दी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुतालबे पर हुकूमत ने 30 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी कर दिए। सदर ऐवान सनत और तिजारत डॉक्टर खुरम तारिक ने कहा कि हुकूमत के इस मुस्बत इकदाम से महसूस हो रहा है जैसे बजट भी सनत दोस्त होगा। जो उन्होंने अगले वादे किए, हमें बड़ी उम्मीद है वो भी पूरे हो जाएंगे और ये सेल्स टैक्स जो है ये 72 घंटे की पोजीशन पर आ जाएगा ताकि एक्सपोर्टर्स अपने काम पर कंसंट्रेट करें और 5 माह से गिरती हुई एक्सपोर्ट तकरीबन जो $2 बिलियन इस साल कम हो जाएगी। उन्होंने रिफंड्स की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिफंड्स हमारे कारोबार में ईंधन की हैसियत रखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सिस्टम 72 घंटों तक वापस आ जाएगा, यानी रिफंड्स 72 घंटों बाद बहाल होने लग जाएंगे। तकरीबन को 2.5 माह 3 माह के करीब ला करें, मगर ये कि अगर ये 72 आवर्स पे आ जाएं जैसे कि उन्होंने इंडिया दिया, वो कुछ सिस्टम में अपने चेंजेस कर रहे थे। ABR चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कुछ प्री अप्रूवल के इश्यूज थे, वो हमने सिस्टम में चेंजेस कर लिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने वजीर खजाना की कोशिशों को सराहा। कहते हैं बजट भी ताजिर दोस्त रहा तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के सार्जिंग इंडस्ट्री सेक्टर ने भी हुकूमत के सामने बजट तजावीज़ रख दी हैं। सार्जिंग सेक्टर के ग्रुप लीडर शकील इंसारी कहते हैं हुकूमत सेलर्स टैक्स कम करे। उन्होंने बिजली का स्लैब सिस्टम खत्म करके इंडस्ट्री को एक ही रेट पर बिजली देने का भी मुतालबा किया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा।
बजट के हवाले से इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, तंजीमों की जानिब से, ताजर बरादरी की जानिब से बजट तजावीज़ जो हैं वो हुकूमत को पेश की जा रही हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, और चार्टर ऑफ डिमांड भी बाकायदा तौर पर जमा करवाए जा रहे हैं। शकील अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइजिंग के सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। शकील साहब ये बताइएगा कि बजट के हवाले से आपके सेक्टर को सबसे बड़े जो मसाइल हैं इस वक्त वो कौन से हैं, उनकी निशानदेही कीजिएगा और आपके मुतालबात क्या हैं। सबसे पहले तो जी है हमारा सेल टैक्स का मसला। 18% इसका रेट कर दिया गया है, चेन अभी तक मुकम्मल नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। रिफंड जो है वो लोकल इंडस्ट्री को मिलते नहीं हैं। चेन मुकम्मल ना होने की वजह से हम अपनी पूरी जो प्रोडक्शन है जो उसको हम रजिस्टर्ड के ऊपर नहीं शो कर सकते, लेता ही कोई नहीं है हमसे इनवॉइस। तो हमारा मुतालबा ये है इस बजट के अंदर कि आप इस सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पर लेके आएँ और नॉन रिफंडेबल इसको बनाएं, किसी इंडस्ट्री को आप वापस ना करें पैसे। इससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। जो हमारी एंड प्रोडक्ट होती है कपड़ा, जब वो मार्केट में जाता है तो मार्केट में कोई बंदा भी उसको रजिस्टर्ड के तौर पर लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ हमने बिजली के जो रेट्स हैं, जो इन्होंने स्लैब 3-4 किस्म के बना दिए हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वक्त अगर ये दो चीज़ें कर दें तो जो छोटी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री है, साइजिंग और वीविंग, वो फिर हमें उम्मीद है कि वो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगी। ठीक है, अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी, सर्वाइव कर। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान पर बदकर मंडियां तो लगी मगर सरकार सिर्फ सरबराही करेगी, इंतजाम व्यापारियों को खुद करने पड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की सरबराही में होने वाले इजलास में हिदायत जारी कर दी गई। इंतजामिया सिर्फ रेस्क्यू और डॉक्टर की सहूलत फराहम करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा शहरी हदूद के अंदर सड़क और चौराहों पर जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। शहरी हदूद के अंदर सड़क और चौराहों पर जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। तफसीलात जानेंगे वकास पेक से। जी बताइएगा। आपको बता रहे हैं पर बकरा मंडियां तो लगेंगी मगर सरकार सिर्फ सरबराही करेगी, किसी भी मंडी में सरकारी इंतजामात नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का ऐसा कहना था। मंडी में इंतजामात व्यापारी खुद करेंगे, अली अनान कमर ने यह भी कहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास पेक से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का यही कहना था कि इस बार मंडियां तो लगेंगी लेकिन गुज़िश्ता सालों की निस्बत अगर बात कर ली जाए तो किसी भी मंडी में सरकारी सतह पर शामियाने, पानी या चारे का इंतजाम नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता बरसों में जब मंडियां लगाई जाती थी तो जिला इंतजामिया की जानिब से जानवरों के लिए छांव का, सायादार शामियानों का इंतजाम किया जाता था, पीने के पानी का इंतजाम वाफर किया जाता था, जबकि इसके साथ साथ चारे का इंतजाम जो है वो भी किया जाता था। लेकिन इस बार जिला इंतजामिया का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मंडियां उन्हीं पॉइंट पर लगेंगी जहां गुज़िश्ता बरसों में लगती रही हैं। फैसलाबाद में ऐसे 10 पॉइंट मौजूद हैं जिनमें सत्याना रोड, झुमरा रोड, मिल्लत रोड, समुद्री रोड, न्यामुआना, इसके साथ साथ जो है नड़वाला रोड पर भी मंडी लगती थी। लेकिन इस बार उन्हीं मुकामात पर मंडियां लगाने की इजाजत तो होगी लेकिन तमाम तर इंतजाम जो है वो व्यापारियों को खुद करना होगा। खास तौर पर इस हवाले से अगर बात की जाए तो व्यापारियों को अपने लाए गए जानवरों के लिए छांव का इंतजाम खुद करना होगा, पीने के पानी का इंतजाम जो है वो खुद करना होगा। खाली मैदान है। गुज़िश्ता बरसों की अगर बात कर ली जाए तो ईद से 20 दिन कबल ही जो है तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाते थे। लेकिन इस वक्त मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो तमाम तर ग्राउंड जो है जहां गुज़िश्ता बरस मंडी लगी थी, ये झुमरा रोड का वो ग्राउंड है, इस बार जो है वो मुकम्मल तौर पर वीरान दिखाई देता है जहां पर किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि तमाम व्यापारी जो कि आएंगे अपना जानवर फरोख्त करने के लिए, कुर्बानी के जानवर लेकर मंडियों में दूर दराज शहरों से भी आएंगे, उनके लिए भी कोई इंतजाम नहीं होगा। तमाम इंतजामात जो है वो खुद व्यापारी को अपनी जेब से करने होंगे। इसी हवाले से अगर आज के इजलास की बात की जाए तो इजलास में ये हिदायत भी जारी की गई हैं कि ऐसे 10 मुकामात जहां मंडियां लगे इस बार भी वहीं पर सिर्फ जानवर फरोख्त, खरीदो फरोख्त करने की इजाजत होगी, जबकि शहर भर में मौजूद शहरी एरिया और इसके साथ साथ चौक और चौराहों के अंदर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। जबकि इसके साथ साथ मंडी को जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस की खसूसी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, जबकि इसके अलावा सिर्फ रेस्क्यू और जानवरों के डॉक्टर की सहूलत जो है मंडियों में वो फराहम की जाएगी ताकि व्यापारियों के एमरजेंसी की सूरत में जो है उनकी मदद की जा सके। जबकि इसके अलावा दीगर इंतजाम जो है वो इस बार जिला इंतजामिया नहीं करेगी। जी इंतजाम जिला इंतजामिया नहीं। कास्पिक हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं पुलिस स्टेशन कादरपुर जंग और पुलिस स्टेशन शोरकोट कैंट के लिए 1 करोड़ 84 लाख के फंड्स दरकार हैं। एक्सचेंज बिल्डिंग जंग ने ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद से फंड्स दोबारा मुख्तस करने की इस्तदा कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा।
جی بالکل، پولیس اسٹیشن قادرپور ضلع جنگ اور پولیس اسٹیشن شورکوٹ کینٹ کے لیے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو 1,84,00,000 کے فنڈ درکار ہیں، اور اسی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسن بلڈنگ جنگ کی جانب سے ایسی بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ پولیس اسٹیشن قادرپور ضلع جنگ کے لیے بلڈنگ کا کام کو 92 لاکھ کے فنڈ درکار ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پولیس اسٹیشن شورکوٹ کے لیے جو ہے کینٹ میں جو ہے اس کے لیے بھی 92 لاکھ کے فنڈ درکار ہیں۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے بلڈنگ کام کو 1,84,00,000 کے فنڈ دوبارہ سے مختص کروائے جائیں، تاکہ بلڈنگ کا کام جو ہے وہ ان دو پولیس اسٹیشن کی جو ہے وہ تعمیراتی کام سر انجام دی جا سکے، اور جو ہے بلڈنگ کا کام کی جانب سے چیف انجینئرز اور ڈی آئی جی جیل کو بھی جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا ہے، اور فنڈز جو ہے وہ جاری ہونے کے بعد بلڈنگ کا کام اسکیم پر کام شروع کرے گا۔ مالی سال 2021 اور 22 میں اس اسکیم پر فنڈز مختص کیے گئے، جو اس کے بعد جو ہے وہ سرنڈر کر دیے گئے۔ ابھی دوبارہ سے اس فنڈ اسکیم کے لیے بلڈنگ کا کام کو مزید جو ہے وہ 1,84,00,000 کے فنڈ درکار ہیں۔ دونوں پولیس اسٹیشن پر 92 لاکھ کے فنڈ درکار ہیں، اور بلڈنگ کا کام کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ مالی سال 2023 اور 24 کے لیے ان پولیس اسٹیشن کو اے ڈی پی میں ڈالا جائے اور ان کے فنڈز کی ایلوکیشن کی جائے، تاکہ بلڈنگ کا کام ان پولیس اسٹیشن 1,84,00,000 کے فنڈز درکار ہیں۔ عمرانہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پوسٹ گریجویٹ داخلوں کا اعلان۔ داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ 17 اور 18 جون کو ہوگا۔ امیدوار 9 جون تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ ڈائریکٹر گریجویٹ اسٹڈیز ڈاکٹر فیصل سعید اوان کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ میں ناکامی کی صورت میں امیدوار دوسرے انٹری ٹیسٹ کے لیے 30 جون سے 10 جولائی تک رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ دوسرا انٹری ٹیسٹ 23 اور 24 جولائی کو ہوگا۔ دوسرا انٹری ٹیسٹ 23 اور 24 جولائی کو ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پوسٹ گریجویٹ کر دیا گیا ہے۔ داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ 17 اور کیا جائے گا۔ امیدوار 9 جون تک آن لائن رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر ارشد سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلوں کے حوالے سے شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام امیدوار جو کہ زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا 17 اور 18 جون کو، جس کے لیے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا، رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ امیدواروں کو 9 جون آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے جو امیدوار 17 اور 18 جون کو ہونے والے انٹری ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ان کو سیکنڈ آپشن دی جائے گی۔ گریجویٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر فیصل سعید کے مطابق دوسرا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ جولائی میں لیا جائے گا، جس کے لیے 30 جون سے دوبارہ رجسٹریشن اوپن کی جائے گی اور 10 جولائی تک یہ سلسلہ چلے گا، اور وہ امیدوار جو کہ پہلے ٹیسٹ میں ناکام رہیں گے ان کو دوسری آپشن میں اپلائی کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور دوسرا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ 23 اور 24 جولائی کو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے تمام کیمپسز میں لیا جائے گا۔ جی دوسرا انٹری ٹیسٹ جو ہے وہ 23 اور 24 جولائی کو ہوگا۔ جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیسکو کے ملازمین کی ترقیاں۔ فیسکو نے 67 یو ڈی سی کو اسکیل 11 سے اسسٹنٹ ایڈمن اسکیل کی 15 میں ترقی دے دی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اویس علی سے۔ اویس بتائیے گا۔ آج بالکل فیسکو میں ملازمین کی ترقیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے 67 یو ڈی ایس کو جو ہے وہ اسسٹنٹ ایڈمن کے عہدوں پر ترقیاں دے دی گئی ہیں۔ فیسکو کے شعبہ ہیومن ریسورسز کی جانب سے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ ملازمین کو ترقیاں جو ہے وہ مدت ملازمت اور کارکردگی کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں۔ کرپشن کیسز اور محکمانہ انکوائریز کی زد میں آنے والے جو ملازمین ہیں ان کو ترقیاں نہیں دی جا رہی۔ 67 یو ڈی ایس کو جو ہے وہ اسسٹنٹ ایڈمن کے عہدوں پر ترقیوں کے جو احکامات ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملازمین جو اپنے فرائض کی انجام دہی بہترین انداز میں کر رہے ہیں ان کو اگلے سرکیلوں میں جو ہے۔ بہت شکریہ اویس تفصیلات کے لیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی جانب سے شہریوں کے لیے پہلی آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں نے فیس بک، گوگل کے ذریعے براہ راست ڈپٹی کمشنر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈی سی نے شکایات سن کر حل کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ شکایات سن کر حل کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے، بتائیے گا۔ بالکل ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ کھلی کچہریاں پہلے ہی لگائی جا رہی ہیں، تاہم آج فیس بک پر لائیو آئے۔ اس حوالے سے شہریوں نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری کی کہ فی الفور ان شکایات کو دور کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اسرا بتائیے گا کہ اچھا ایک آئیڈیا تھا فیس بک پر لائیو آنے والا، کتنے لوگوں نے ٹچ کیا آپ لوگوں کو اور کس قسم کی شکایات زیادہ تر سامنے آئی ہیں؟
हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मकसद ये था कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो मेरे ऑफिस में शायद नहीं आ पा रहे, उनसे इंटरेक्ट किया जाए और डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए उनकी सजेशन ली जाए और जो काम होने वाले हैं उनको एक्सपेडाइट किया जाए। इस सिलसिले में आज फेसबुक लाइव सेशन हुआ जहाँ पे मेरे बाकी ऑफिसर्स भी थे। जहाँ तक शिकायत का ताल्लुक है तो सबसे ज़्यादा इशू लोगों को रिपेयर ऑफ रोड्स में आया है कि तकरीबन उनका ख्याल है कि हर जगह पे रिपेयर की ज़रूरत है। उसके लिए M&R में जितने पैसे हैं हाईवे वाले वो काम कर रहे हैं और भी पैसों की ज़रूरत है जिसको हम पिकअप करते हैं प्रोविंशियल हाईवे से। और सेकेंडली जो उनसे वो तजावज़ात के हवाले से काफ़ी लोगों की रिजर्वेशंस थी मेन बाज़ारों में भी और स्टेट लैंड के ऊपर भी, उसके लिए भी मुतलका लोगों को कन्वे कर दिया है। और इंशाल्लाह वीकली ये सेशन रखूँगा। और आज जितने भी लोगों ने इंटरेक्ट किया, ऑलमोस्ट 1500 लोगों ने इंटरेक्ट किया और ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि इतने लोग जो उनसे हैं वो कंसर्न है अपने ज़िले को लेके। तो वो लोगों को हदायत दी हैं, उनको नोट करवाया है और जो काम किए हैं वो भी लोगों को बताया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो आज की सजेशन है उनका फीडबैक भी देंगे उनसे और फिर दोबारा उनसे गाइडलाइन लेंगे कि किस तरह हम मिल के ज़िला टोबा की बेहतरी कर सकते हैं। आज बिल्कुल करीबन 1 घंटे का सेशन था और करीबन 1500 से ज़ायद लोगों ने जो है वो अपनी 1 घंटे का सेशन था। लोगों ने कहा कि फिलफोर शिकायत को दूर किया जाए। मुबशर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में पाक फौज से इज़ाए यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद के नाम से रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां इमरान अशरफ ने की। पाकिस्तानी परचम उठाए रैली के शुरका ने पाक फौज और आर्मी चीफ के हक में नारेबाजी की। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान पाक फौज जिंदा के नाम से जो रैली निकाली गई, रैली की क़ियादत मियां अशरफ जो उन्होंने की है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सारा बताइएगा आज की रैली का क्या मकसद है, पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इसका क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले C41 का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। आज का दिन हम पाक अफवाज के शोहदा की नज़र जो हमारे इस पाक मुल्क के लिए हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करते रहे। और मैं जितने भी आलियाने टोबा टेक्सिंग और जितने मेरी यूथ विंग्स आज यहाँ पे आई है, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टोबा टेक्सिंग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। जी बिल्कुल, जो शुरका की जानब से पाक फौज जिंदाबाद और आर्मी चीफ और पाक फौज के हक में नारेबाजी की जा रही है। इस हवाले से इमरान अशरफ का कहना है कि हम अपनी मुल्क की फ़ौज के साथ खड़े हैं और तादम मरते दम तक जो है वो फौज के साथ खड़े रहेंगे। इस हवाले से उनका ये कहना है कि अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमे सुई गैस की जानिब से कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 1.5 महीने के दौरान 1500 गैस कनेक्शन चेक किए गए। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 50 सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 50 सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं महकमा सुई गैस की कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 1.5 महीने में 1500 गैस कनेक्शन चेक किए गए। SNGPL की हुकाम की जानिब से ये सब कनेक्शन जो हैं वो चेक किए गए हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 50 सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। 200 से ज़ायद सारिफीन को जुर्माने आयद किए गए। घरेलू सारिफीन को खाना बनाने के औकात में गैस फराहम की जा रही है। प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी है। जंग में सूदी निज़ाम के खात्मे और इस्लामी तरीके कारोबार और बैंककारी को फ़रोग देने के लिए जामिया मोहिदुल फ़कीर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेंबर शरिया बोर्ड मुफ्ती मोहम्मद नवीद आलम ने उलमाए मशाइख और तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूदी निज़ाम के खात्मे पर जोर दिया जाए। इस्लामी तरीका बैंककारी पर सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग जो है ये वक्त की ज़रूरत है और इस्लाम का बोलबाला और इसके साथ साथ सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। इसी हवाले से जामिया महदुल फ़कीर के अंदर एक तकरीब का अहतमाम किया गया। सेमिनार में जो तलबा थे और जो उलमा मशाइख थे उनके सामने जो है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर जो है वो आने वाले सवालात के ऊपर बात हुई। हमारे साथ इस वक्त मुफ्ती नईम साहब मौजूद हैं, बात भी करते हैं। बताइएगा कितना ज़रूरी है कि अब इस्लामिक बैंकिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम उठाए जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तिजारत को हलाल कहा है और सूद को हराम कहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स को अगर अपना कारोबार में इजाफा करना है, बढ़ाना है, कारोबार के लिए कोई भी उसको ज़रूरत है सरमाए की, तो वो तिजारत के उसूलों पर हो सकती है, सूद के उसूलों पर नहीं हो सकती। सूद के उसूल के मुताबिक फ़ाइनेंस लेना हराम है। तो लिहाजा
اس وقت الحمدللہ پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے اور پاکستان کی عدالتوں نے، وفاقی شرعی عدالت نے یہ الحمدللہ کئی سالوں کی محنت کے بعد، ریسرچ کے بعد یہ فیصلہ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سود کا خاتمہ کیا جائے اور پاکستان کے اندر جتنے بھی بینکاری نظام ہے وہ تمام کا تمام اسلامی اصولوں کے اوپر سود سے بچتے ہوئے مکمل کیا جائے. آپ کی امپورٹ، ایکسپورٹ، ورکنگ کیپٹل، شارٹ ٹرم فائنانس، کنزیومر فائنانس، یہ وہ تمام کاروباری اور نجی صارفین کی ضروریات ہیں جو اسلام کے اصولوں کے اوپر سود سے بچتے ہوئے مکمل ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا ہم سب کی اب ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کریں، سود سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچائیں اور اسلام کے بتائے ہوئے تجارتی اصولوں کے مطابق اپنے فائنانس کی اور کاروبار کی ضروریات کو پورا کریں. بہت شکریہ. اب فرزندان اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی بینک رمضان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری جانب جنگ کے DHDC سینٹر میں نومولود بچوں کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ ڈاکٹر بشرا نذیر کی جانب سے کرائی گئی. ضلع بھر سے لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ضلع بھر سے لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. وسیم عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، DIDC سینٹر میں جو ہے وہ زچہ بچہ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. ٹریننگ جو ہے وہ ماہر گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر بشرا نذیر کی جانب سے کروائی گئی. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود بھی ہیں. میڈم بتائیے گا، ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. بیسیکلی یہ جو ٹریننگ ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کنڈکٹ کی جا رہی ہے. ہمیں ایز ٹرینرز انہوں نے پہلے ہمیں لیکچر پرووائڈ کیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ایکٹیویٹی یہاں پہ ارینج کی ہے. بیسیکلی اس لیکچر کا یا ٹریننگ کا مقصد تمام جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں، جو LHVs ہیں، جو BHU، RICs، THQs اور تمام پیریفری کے سینٹرز پہ اپنی سروسز 24/7 پرووائڈ کر رہی ہیں، ان کو ٹرین کرنا ہے. اور اس جو ٹریننگ پروگرام کے اندر ہم لوگوں نے ان کو بیسیکلی یہ ٹرین کرنا تھا کہ جو بھی آپ کے پاس مدر آئے لیبر میں یا اس کو ٹائم سے پہلے پینز شروع ہو گئی ہیں یا بلیڈنگ کے ساتھ آئی یا ڈیلیوری کے بعد اس کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے سٹارٹ، تو ان تمام مسئلے مسائل کو آپ نے امیجیٹلی کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو ریسسیٹیٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے اس کو امیجیٹ مینجمنٹ پرووائڈ کر کے، اور اگر وہ پیشنٹ وہاں مینیج ہونے والا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں مینیج ہونے والا تو کن کن چیزوں کے ساتھ آپ نے پیشنٹ کو امیجیٹلی ریفر کر دینا ہے ٹو ٹیچنگ ہاسپٹل یا DHQ جو بھی نیئر بائی آپ کا اکوپڈ ہاسپٹل ہے، تاکہ پیشنٹ کو امیجیٹلی مینیج کیا جا سکے اور اس کی ڈیتھ کو اوائڈ کیا جا سکے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ تمام ضلع کے جو جتنے بھی مراکز صحت تھے وہاں سے لیڈی ہیلتھ وزٹر جو ہے وہ ٹریننگ میں شامل ہوئی اور ان کو اس پیشنٹ کو امیجیٹلی مینیج کیا جائے. وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 41 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر کی سب باتیں.